दोस्तों नमस्कार। महज 10 बरस की राजनीति के बाद किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता मिल जाए, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है। और 10 साल के बाद की राजनीति में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के भीतर वह खुद को कहां खड़ा पाए, इसकी समझ उसे ना हो, ऐसा भी होता नहीं है, लेकिन यह भी हुआ है। तो क्या राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता पाने की जो रफ्तार थी और जिस दिशा में कदम बढ़ रहे थे, क्या अब वो कदम डगमगा गए हैं? या भारत की राजनीति के अंतर्विरोध का लाभ लेते हुए राष्ट्रीय राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता तो पा ली, लेकिन उसके बाद की राजनीति में खुद किस रास्ते चलना है, क्या इसकी जानकारी अब पास में नहीं है? या फिर आने वाले वक्त में कौन सी राजनीति साधनी है, क्या इसकी जानकारी नहीं है? या फिर जिस राजनीति को करते चले आए उस राजनीति के रास्ते अब आगे दरवाजा बंद हो गया है और शायद इस देश की राजनीतिक हवा को भांप पाने में फेल हो गए हैं। जिक्र आम आदमी पार्टी का ही है, जिक्र अरविंद केजरीवाल का ही है, क्योंकि राजनीति की शुरुआत तो इस देश के भीतर की भ्रष्ट राजनीति को बदलने के साथ शुरू हुई थी। और शुरुआत में ही जिन नामों का जिक्र भ्रष्ट नेता के तौर पर दिया गया, संयोग से उन नेताओं की एक बड़ी कतार के साथ पटना बैठक में वह शामिल भी हुए। और उससे पहले भी तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मशक्कत करते वक्त अरविंद केजरीवाल ही नहीं, समूची आम आदमी पार्टी समझ गई कि राजनीति करनी है, राजनीति को बदलना नहीं है। लेकिन फिर वो कौन सी परिस्थिति थी जिसमें पटना की बैठक के भीतर अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसी लकीर को पकड़ लिया जिस लकीर को पकड़ना शायद उनके लिए महंगा पड़ सकता है। न सिर्फ महंगा आने वाले वक्त की राजनीति में, बल्कि यह महंगी राजनीति उनके अपने प्रदेश दिल्ली और पंजाब में भी पड़ सकती है। हमें लगता है कि आज उन तमाम पन्नों को पलटने की जरूरत है, क्योंकि जिक्र अगर आम आदमी पार्टी का होगा तो यह अपने आप में एक राजनीति की प्रयोगशाला है। चाहे उसने जिन मुद्दों को उठाया और उन मुद्दों के आश्रय उन्हीं मुद्दों से पीछे हट गए, चाहे उन्होंने जिस तरीके का मॉडल बनाया और उस मॉडल की राजनीति को दूसरे राजनीतिक दलों ने भी अपनाना शुरू कर दिया, और जिस राजनीति को साधते हुए वह आगे बढ़ते चले जा रहे थे, उसमें दूसरे और विपक्ष के राजनीतिक दल भी कहीं साथ खड़े थे, कहीं उस मॉडल को अपना रहे थे। लेकिन बात इस दौर में शायद ये नहीं है। पहली बार भारत की राजनीति के भीतर एक बड़ा सवाल वैसा ही खड़ा हो गया है जैसे 2014 में खड़ा हुआ था, और उसके बाद की राजनीति में एक ही मैसेज था कि जो नरेंद्र मोदी की सत्ता के साथ खड़ा है वह बीजेपी के साथ है, और जो साथ नहीं है वह धुर विरोधी है। यानी अलग अलग कोई धारा मोदी की सत्ता के खिलाफ खड़े होकर जी नहीं सकती और उसे जीने दिया नहीं जाएगा, जो एक लंबी फहरिस्त है इस दौर में क्या क्या कुछ हुआ। लेकिन अरविंद केजरीवाल ना तो बीजेपी के साथ खड़े हैं और ना ही विपक्ष के साथ खड़े हो पाने की स्थिति में आ रहे हैं। सामने वही कांग्रेस आकर खड़ी है जिस कांग्रेस के वोट बैंक पर उन्होंने अपनी सीढ़ियों को धीरे धीरे राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाया है। और उसका सबसे ताजा उदाहरण गुजरात में नजर आया, जहां पे पिछले चुनाव की तुलना में इस बार जो तकरीबन 12% वोट मिले आम आदमी पार्टी को, वह वोट कहीं दूसरी जगह से शिफ्ट नहीं हुए, बल्कि वह कांग्रेस से शिफ्ट हुए। और अगर इसी प्रक्रिया को अलग अलग तरीके से परखना शुरू करेंगे तो सब कोई कहेगा कि कांग्रेस की ही तो राजनीतिक जमीन इस देश में थी, और उसी जमीन पर मंडल की राजनीति पनपी, उसी जमीन पर इस देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आग जली और वोटरों का ध्रुवीकरण शुरू हुआ, और इसी जमीन पर आदिवासियों का सवाल हो या दलितों का सवाल हो, उसकी राजनीति भी करते हुए चंद नेताओं ने कांग्रेस के ही वोट बैंक को अपने साथ ले लिया। लेकिन आज मुद्दा गंभीर इसलिए है क्योंकि एक ऐसे राजनीतिक दल का जिक्र हो रहा है जो अपने आप को मौजूदा वक्त में अगर कहीं खड़ा नहीं पा रही है तो उसकी उम्र या तो खत्म हो जाएगी या फिर वह रेंगने की शुरुआत करेगी। शायद बिल्कुल अलग तरीके से उसकी अपनी उपलब्धि अब 10 बरस की राजनीति के बाद आगे बढ़ नहीं सकती है।
क्योंकि वह उस राजनीति में पूरे तरीके से घुल मिल गई है जिस राजनीति को लेकर इस देश के भीतर 2011-12 में सवाल थे कि ऐसी राजनीति इस देश को नहीं चाहिए। और शायद इसीलिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी। लेकिन परिस्थितियां ऐसी पलटी कि चाहे पैसा हो या करप्शन हो या सादगी का सवाल हो या इस देश के भीतर में अलग अलग मुद्दे पर खड़े होने की चाहत हो, सब कुछ एक एक करके मटिया मेट होते हुए लोगों ने देखा। ना सिर्फ दिल्ली ने देखा, इस देश ने देखा। देश के मुद्दों को लेकर जहां सेकुलरिज्म पर आंच आए, जहां डेमोक्रेसी पर आंच आए, वहां पर भी राजनीतिक समझौता करने की दिशा से आम आदमी पार्टी हिचकी नहीं। और अब यह सवाल है कि इन सारी चीजों की पोटली अगर पटना की बैठक में विपक्ष के सामूहिक जुटान के बीच खुली है तो आगे का रास्ता कहां जाता है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को लेकर एक आदेश दिया और केंद्र सरकार ने उसे बदल दिया। सवाल तो उससे पहले का है कि इस देश के भीतर में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं और उनको मनोनीत कर दिया जाता है राज्यसभा में, और वह मनोनीत होते वक्त भी सरकार के साथ खुले तौर पर वैसे ही नजर आते हैं जैसे तमाम फैसलों को देते वक्त सुगबुगाहट इस देश के भीतर थी। तो 2018 की जनवरी में जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जज निकलकर आए थे और उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इन डेंजर, उसके बाद की परिस्थितियों को अगर पलटना शुरू करेंगे तो यह अध्यादेश बड़ी छोटी चीज लगेगी। क्योंकि इस दौर में विधायकों को खरीदना, सत्ता को पलट देना, कॉरपोरेट के साथ खड़े होना, सीबीआई और ईडी के आश्रय तमाम परिस्थिति विपक्ष के लिए कैसी खड़ी कर देना, और शायद यही वो प्रक्रिया थी जो धीरे धीरे बनते बनते कर्नाटक तक पहुंची और अब 2024 की दिशा में बढ़ रही है। तो आम आदमी पार्टी के मद्देनजर यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस दिशा में वह सादगी के साथ बढ़ी, अगर शीश महल दिल्ली में ही मुख्यमंत्री का निवास बन गया, जिस करप्शन के खिलाफ वो खड़ी हुई, उसी दिल्ली के भीतर लोकपाल या जन लोकपाल लापता सा नजर आता है। जिस मुफ्त को लेकर उन्होंने एंटी कॉरपोरेट एक मूवमेंट चलाया, उस परिस्थिति में मौजूदा वक्त में अब वो अंबानी का वह अकाउंट नंबर बताने की स्थिति में नहीं है जो 2012 में बताया करते थे। जो रेफरेंडम शराब नीति या कहें जो रिफॉर्म शराब नीति को लेकर आए और वो एक घोटाले में तब्दील हो गया, यह कुछ वैसा ही है जैसे नरेंद्र मोदी ने सोचा, यानी देश के पीएम ने सोचा कि वह भी एग्रीकल्चर या किसानों को लेकर कोई रिफॉर्म करेंगे और एक झटके में वह उलझते चले गए और उन्हें वापस लेना पड़ गया। क्या वैसा ही कुछ रिफॉर्म शराब नीति को लेकर हो रहा था? मोदी विरोध की स्थिति में विपक्ष में सबसे अव्वल नजर आ रहे थे, लेकिन राजनीति साधते हुए, भाषा हो या राजनीति साधने का तरीका हो, इन सारी परिस्थितियों के सामने वह इसलिए बार बार नजर तो नहीं आते थे कि दिल्ली के भीतर उनकी राजनीतिक सत्ता और पंजाब के भीतर उनकी राजनीतिक सत्ता उसके बाद बनी, और विज्ञापनों की होड़ मीडिया में छाई रही, और विज्ञापन आज भी मेन स्ट्रीम मीडिया में दिल्ली या पंजाब के आपको रेंगते हुए दिखाई देते हैं। अब यहां पर सवाल है कि दरअसल वो बेसिक राजनीति कहां गई, जो सड़क की राजनीति थी, जो इस देश में पैदल चलते हुए पांव लहूलुहान हो जाए, उस राजनीति को साधना था, वह क्यों गायब हो गई? क्योंकि कैसे संभव है कि जब पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो सबसे बड़ा डोनेशन जो परिवार देता है, उसी परिवार को उस पॉलिटिकल पार्टी से निकाल दिया गया। शांति भूषण का हम जिक्र कर रहे हैं, प्रशांत भूषण को निकाला गया, 1 करोड़ रुपया उन्होंने दिया था 2012 में जब जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी बनी थी। आज इन बातों का जिक्र करने की जरूरत नहीं है, जिक्र तो मौजूदा राजनीति को साधने की है। और इसको साधते वक्त आपके जहन में अगर 2024 का चुनाव रेंग रहा है तो एक क्षण के लिए आपको 2014 में हम लिए चलते हैं। लोकप्रियता की वो पराकाष्ठा थी जो अरविंद केजरीवाल के साथ थी। बनारस से चुनाव लड़ रहे थे, सामने नरेंद्र मोदी थे। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया, कांग्रेस ने भी कैंडिडेट किया, लेकिन दूसरे नंबर पर केजरीवाल आ गए और उन्हें तकरीबन 2 लाख से ज्यादा वोट मिले। दूसरी तरफ यह अलग बात है कि नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री
चुनाव लड़ रहे थे, सब कोई जानता था कि वह जीतेंगे तो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उनको 5,81,000 वोट यानी लगभग 56% वोट उनको बनारस में मिले थे और 2,09,000 वोट केजरीवाल को मिले थे। उसके बाद बाकी कैंडिडेट्स का जिक्र करने की जरूरत यहां नहीं है, लेकिन इसके जिक्र की इसलिए जरूरत है क्योंकि बनारस के भीतर मुस्लिमों की तादाद 20 से 25% है और जिस सड़क रैली को उन्होंने निकाला था बनारस की गलियों में, उसके पीछे पूरा मुस्लिम समाज चल रहा था। यह हमने अपनी आंखों से देखा उस दौर में कौन सी परिस्थिति थी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता उस दौर में दुबक गए थे जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से आते थे। सवाल उसके आगे का बढ़ते हैं तो अगर दिल्ली में आकर खड़े होते हैं तो दिल्ली ने तो एक झटके में फैसला दे दिया, आपको दिल्ली देंगे लेकिन लोकसभा में आपकी एंट्री नहीं होगी। और शायद इसीलिए 2014 का इलेक्शन चाहे 2019 का इलेक्शन, दोनों वक्त बीजेपी सातों सीट जीत गई और परसेंटेज ऑफ वोट 32% 2014 में आम आदमी पार्टी को मिला था, 2019 में वो घटकर 18% हो गया। और पंजाब का जिक्र कीजिए तो पंजाब में पहली सफलता 4 सीटों की 2014 में ही मिली थी, 24% वोट मिले थे और 2019 में क्या हुआ, एक सीट मिली लेकिन वोट परसेंटेज 7.38% हो गया। यह एक ढहने की शुरुआत है राष्ट्रीय राजनीति के भीतर की, लेकिन दूसरी तरफ इस देश में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता मिलती है तो वो 6 राज्यों से ज्यादा में अगर आप जा चुके हैं और उसके बाद आपका वोट का परसेंटेज जितना बनता है उसकी गिनती होती है और 2 राज्यों में आपकी सरकार है तो कोई कहना ही नहीं, राष्ट्रीय पार्टी हो गए। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति को साधने निकले तो एक क्षण के लिए दोबारा लौट चलिए 2012, 13, 14 में। 2014 में जब पहली बार इस देश के करप्ट पॉलिटिशियन का नाम अरविंद केजरीवाल ने लिया था तो आपको जानना चाहिए कौन कौन लोग थे उस वक्त फेरिस्त में। तब उसके बाद आप मौजूदा वक्त की स्थिति को समझ पाएंगे कि क्यों ये मुश्किल हालात हैं और क्यों ममता समझ गई। ममता जो केजरीवाल के करीब की है और कांग्रेस को उन्होंने एक लिहाज से सीधे टारगेट पर लिया था जब वो बंबई यात्रा पर थी और उस वक्त शरद पवार उनके बगल में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे और उनकी भी एक लिहाज से सहमति थी। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि इस दौर में कुछ ऐसी हवा राजनीतिक बह रही है जिसमें ममता भी समझ गई और शरद पवार भी समझ गए। इसीलिए उस बैठक के भीतर अरविंद केजरीवाल जब अध्यादेश का जिक्र कर रहे थे तो समझाने की कोशिश ममता ने भी अपने तौर पर की, शरद पवार ने भी अपने तौर पर की। एजेंडा कुछ और है, एजेंडा कुछ और लेकर मत आइए। संसदीय पार्टी की जब बैठक पार्लियामेंट चलते वक्त होती है तब फैसला ले लिया जाएगा, लेकिन बात राजनीति को साधने की थी क्योंकि हर पग राजनीति को साधते हुए ही आम आदमी पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ी और राष्ट्रीय राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता मिल गई। लेकिन भारत की राजनीति को साधने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इस देश की उस हवा को पकड़ पाए जो जनता के बीच अंदरूनी तौर पर रहती है, वो उभरती नहीं है, दिखाई नहीं देती है। उसको आपको महसूस करना होगा जनता के बीच जाकर, सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर विज्ञापनों के जरिए अपने विज्ञापनों में चेहरा देखकर और उसको हर कोई दिखा रहा है, चाहे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, छोटी सी रैली हो या बड़ी रैली हो, एक कैमरे के सामने खड़े होकर कुछ बोलना हो और सारे चैनलों में दिखलाना हो तो सारे चैनल तैयार है। वह लोकप्रियता नहीं होती है। पढ़ना होता है उस राजनीति को क्या उस राजनीति को नहीं पढ़ पाए मौजूदा वक्त में? शायद इसीलिए हम आपको दोबारा 2014 में ले चलते हैं जब लोकप्रियता पराकाष्ठा पे थी अरविंद केजरीवाल की। वजह भारत की राजनीति के भीतर नेताओं के भ्रष्ट होने की परिस्थितियों से बड़ा गुस्सा था लोगों में। इस गुस्से को बीजेपी और आरएसएस दोनों ने भुनाया 2014 में, इससे इनकार कतई नहीं है। लेकिन सवाल उसके आगे का है। उस वक्त अगर फेरिस्त देखिएगा तो आप भी कहिएगा 2014 में एक क्षण के लिए खड़े हो जाइए। कांग्रेस की सत्ता मनमोहन की सत्ता है, बीजेपी हाथ पांव मार रही है, आरएसएस प्रयास कर रही है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में आ चुकी है, सरकार बन चुकी है, फिर धरना प्रदर्शन, फिर सरकार का जाना, फिर दोबारा 2015 में सरकार में आई। लेकिन दोबारा आने और पहले आने के बीच की परिस्थिति में जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ जोश था, सिर्फ एक अंदाज था, तो किसका नाम था? भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट देखिए जो अरविंद केजरीवाल ने जारी किया था और उस वक्त के तमाम अखबारों ने छापा था। पी चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद, वीरप्पा मोइली, कमलनाथ,
पवन बंसल, नवीन जिंदल, सुरेश कलमाड़ी, जीके वासन, अनु टंडन, श्री प्रकाश जायसवाल, और उसके बाद एक दूसरी लिस्ट भी जारी हुई थी जिसमें राहुल गांधी का नाम था, नितिन गडकरी का नाम था, येदियुरप्पा का नाम था, अनुराग ठाकुर का नाम था, मायावती का नाम था, शरद पवार का नाम था, फारूक अब्दुल्ला का नाम था, जगन मोहन रेड्डी का नाम था। दो लोग अब नहीं रहे, मुलायम सिंह यादव और अनंत कुमार, इनके भी नाम का जिक्र था। तो क्या जिस राजनीति के आश्रय कदम बढ़ाए गए और जनता ने हाथों हाथ लिया, उसको एक क्षण में मुफ्त बिजली पानी में तब्दील करने से नहीं चूके, और स्कूल और हेल्थ सिस्टम दिल्ली का बेहतर बनाने के साथ एक मॉडल खड़ा किया गया, लोग उसको भूल गए क्योंकि लोगों की जरूरत जिंदगी जीने की जद्दोजहद के बीच चंद सुविधाओं से होती है। लेकिन यह सारी प्रक्रिया एक झटके में कांग्रेस ने अपनाई, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनाई, और कर्नाटक के भीतर तो खुला खेल है। जिस तरीके से कांग्रेस ने हर चीज अपनाई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस को लेकर कर्नाटक ने जो रिजल्ट दिया, उसने मैसेज दे दिया। और उससे पहले दो और राज्य थे जहां से यह मैसेज निकला था। पहला मैसेज पश्चिम बंगाल से निकला था, यानी यह देश उस मूड में आ चुका था। और उससे पहले यह मैसेज बिहार को भी जोड़ सकते हैं आप। बिहार से निकला, बंगाल से निकला, उत्तर प्रदेश से निकला, गुजरात से निकला और कर्नाटक से निकला। गुजरात का कुछ हिस्सा छोड़ दीजिए जहां पर 12% वोट केजरीवाल की पार्टी को मिले, लेकिन बाकी के ये 4 राज्यों को अगर परखिए, जनता इस मूड में आ चुकी थी कि अब वोटिंग सीधे होगी, यानी एक तरफ सत्ता है और दूसरी तरफ विपक्ष है, उसमें बटेंगे नहीं। बंगाल के भीतर लेफ्ट और कांग्रेस को वोट जनता ने नहीं दिया, या तो ममता थी या दूसरी तरफ मोदी का चेहरा था। उत्तर प्रदेश के भीतर भी या तो अखिलेश थे या योगी थे, कोई तीसरे चेहरे को मान्यता नहीं दी गई। कर्नाटक के भीतर भी यही हुआ। यह एक परिस्थिति बतलाती है कि इस देश का मूड धीरे धीरे उस दिशा में जा रहा है जहां पर मोदी को टक्कर देने के लिए या बीजेपी को काउंटर करने के लिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होगी जो कि दिल्ली की सत्ता को पलट सके, ज्यादा सीट जीत सके। यह मैटर नहीं करता है। और शायद इस बात को ममता ने भी पढ़ लिया और वो जान गई कि 27% मुस्लिम पश्चिम बंगाल में भी है। लेकिन केजरीवाल इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि दिल्ली के भीतर भी लगभग 17% दलित हैं और 12-13% मुसलमान हैं। दोनों मिला दीजिएगा तो 30% होगा। और अब दलित की राजनीति को बाखूबी कांग्रेस समझने लगी है। वो समझने लगी है जातियों के समीकरण को, जो इससे पहले वो दूर रहती थी। शायद इसीलिए आने वाले वक्त में हो सकता है आपको दिल्ली का कोई अध्यक्ष अगर कांग्रेस का मिले तो वो दलित ही मिले। यह भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने के लिए कोई दलित बड़ा नेता, जिसका जिक्र हम कल कर रहे थे, हो सकता है खड़गे चुनाव वहां से लड़ने की स्थिति में आ जाए। तेलंगाना के भीतर की परिस्थिति भी उसी दिशा में बढ़ जाएगी। यानी कांग्रेस इस मूड को समझ चुकी है। इस देश के भीतर में वोट बैंक क्या होता है, जातीय समीकरण क्यों मायने रखते हैं, और लोहिया से लेकर अभी तक यह क्यों कहा गया कि भारत में आप जातियों को दरकिनार नहीं कर सकते हैं, उसके आश्रय आपको चलना ही होगा। तो राजनीति की यह समझ ममता समझ गई, अखिलेश भी समझ रहे हैं। वो जान चुके हैं कि जिस तरीके से उनके पक्ष में मुस्लिम खड़ा हुआ, उसमें अगर उनकी पिछली बार 5 सीटें लोकसभा की आई थी और मायावती को 10 सीट मिल गई थी, अब तो मायावती साथ नहीं खड़ी है, लेकिन विधानसभा के भीतर भी समूचा मुस्लिम वोट देने को तैयार था अखिलेश यादव को। लेकिन बावजूद इसके सत्ता नहीं मिली, सत्ता योगी को मिली, बीजेपी को मिली, आरएसएस के लेबोरेटरी को मिली। रास्ता यह है कि अब सवाल 1-2 सीट बढ़ाने का नहीं है। 2024 का चुनाव इस देश की राजनीतिक हवा या तो इस पार या उस पार की परिस्थितियों में अगर आकर खड़ी हो गई है, तो विपक्ष पूरा समझ रहा है, वो कोई भी दल हो। आरजेडी ने यूं ही नहीं कहा। आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी आज के नेता नहीं है, बहुत पुराने नेता हैं। जेपी आंदोलन के वक्त से निकले हुए ये लोग हैं। राजनीति कैसी भी साथ थे, लेकिन उन्होंने नब्ज को पकड़ा और कहा कि अरविंद केजरीवाल मोदी की तरह बात कर रहे हैं, तानाशाही अपनाना चाहते हैं और ऑटोक्रेटिक हो जाते हैं। तो एक क्षण के लिए जरा ध्यान दीजिए, अगर यह विपक्ष ना होता तो मनीष सिसोदिया का मामला इस तरीके से उछल पाता। सत्येंद्र जैन जेल चले गए, लेकिन कोई हरकत देश में नहीं हुई थी। मनीष सिसोदिया जेल गए तो विपक्ष के 9 पॉलिटिकल पार्टी ने लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर को, यह कहते हुए कि ऑटोक्रेटिक हैं आप, यानी तानाशाह हैं आप।
अगर जिक्र नहीं करता और विपक्ष के साथ अगर आम आदमी पार्टी नजर नहीं आती, जो पार्लियामेंट के भीतर गाहे बगाए संजय सिंह के जरिए नजर आती है, तो फिर इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? तो क्या यह राजनीतिक तौर पर विपक्ष के पूरी एक जुटान को डिरेल्ड करने की कोशिश हो रही थी? और अगर नहीं हो रही थी तो इसका दूसरा मतलब है आप राजनीति को साधना नहीं जानते हैं क्या? राजनीति में मौजूदा वक्त में कैसे किस रूप में आगे बढ़ना है। और तीसरी परिस्थिति है कि अगर अरविंद केजरीवाल इंडिविजुअल ना रह के अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिल जाएं, तब वो सरवाइव कर पाएंगे या उनमें एक स्टेगनेंसी आ जाएगी, एक रुकावट आ जाएगी। अब ये नया परीक्षण शुरू हुआ है, क्योंकि दिल्ली की 7 सीट और पंजाब की 13 सीट, 20 सीटों का सवाल भी है। तो अरविंद केजरीवाल वहां पर कितनी सीटों को जीत पाएंगे अगर जनता इस मूड में आ गई है, जहां पर बात बिल्कुल साफ है कि या तो मोदी की सत्ता रहेगी या दूसरी तरफ उस मोदी की सत्ता को बदल देना है। यहां पे कोई दूसरा नाम नहीं आ रहा है, सत्ता में रखना है या नहीं रखना है। तो जो नाम नहीं आ रहा है तो वही विपक्ष को एकजुट करता है कि यहां पर किसी चेहरे को मत लाइए, मुद्दों के आसरे चलिए। क्या इस बात को अरविंद केजरीवाल पकड़ नहीं पाए? क्योंकि इस प्रक्रिया के भीतर दो बातें और समझिए कि आम आदमी पार्टी के जब आप सफर से गुजरते हैं, उस सफर को पकड़ने के लिए 2009 के चुनाव को अगर देखिए, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उस समय 28% वोट इस देश में मिले थे, 206 सीटें मिली थी। 2014 में वो झटके में 44 सीट पर आ गई और वोट का परसेंटेज 9% घट गया, वो 19% वोट उसके मिले। 2019 में भी उसको लगभग 19-19.5% वोट ही मिले। यानी कितनी भी बुरी स्थिति हो, 19-20% कांग्रेस के साथ इस देश का वोट बैंक तैयार है। बीजेपी अपने तौर पर बड़ी तेजी के रफ्तार के साथ बड़ी 18% वोट 2009 में मिले थे, जो बढ़कर 31% हो गए। 2014 में 31 से 37% हो गए। तो क्या बीजेपी के साथ केजरीवाल नजर आएंगे या कांग्रेस के साथ नजर आएंगे? समझौता राज्यवार सीट पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये सारे सवाल अब अनसुलझे नहीं हैं, बहुत सारी चीजें हट रही हैं जो कोरा था। क्योंकि आम आदमी पार्टी के अपने सफर को अगर आप समझिए तो दिल्ली ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर राज्यवार की परिस्थिति में बहुत आगे बढ़ी। अगर लोकसभा चुनाव के दायरे में देखिए, आम आदमी पार्टी को तो 2014 में 4 सीट जीतती है और उसके परसेंटेज ऑफ वोट 2.1%। 2019 में 1 सीट जीतती है, परसेंटेज ऑफ वोट 1% से भी कम 0.4%। तो दिल्ली के भीतर देखिए तो 2013 के विधानसभा चुनाव में 28 सीट जीतती है, लगभग 30% वोट मिलते हैं। 2015 में 67 सीट जीतती है, 54% वोट मिलते हैं। 2020 में 62 सीट जीतती है, 53% वोट मिलते हैं। लेकिन फिर इसके पैरेलल में पंजाब में आ जाइए। पंजाब में 2017 में उसे 23% वोट मिले थे और 20 सीट मिली थी, और 2022 में 92 सीट मिली और 42% वोट मिली। यह एक उछाल है जबरदस्त का, आपकी लोकप्रियता का या सामने वाले पॉलिटिकल पार्टी के ढहने का। लेकिन अब देश के भीतर नई परिस्थिति है और शायद इसीलिए एक गोवा ही है जहां पर 6% वोट मिले। उसके बाद दूसरा राज्य गुजरात है जहां पहली बार लगभग 12.5% वोट मिले। इसके अलावे कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, इन तमाम जगहों पर 1% वोट भी नहीं मिला आम आदमी पार्टी को राज्यों के चुनाव में। यह मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ है कि जिस लिहाज की राजनीति आम आदमी पार्टी करती रही, उस राजनीति में एक स्टेगनेंसी 10 बरस के बाद आकर खड़ी हो गई है। जब आप पंजाब का चुनाव जीत गए और सामने देश के सामने आम चुनाव है, लोकसभा का चुनाव सामने आकर खड़ा हो गया है। और अगर उस कदम ताल के साथ कदम नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर 3 सवाल बहुत साफ हैं। सत्येंद्र जैन को जेल हो चुकी है, फिलहाल जमानत पर है। मनीष सिसोदिया को जेल में है। किस दिन केजरीवाल भी जेल चले जाएंगे कोई नहीं जानता, और एक झटके में आम आदमी पार्टी के भीतर कोई दूसरा कैडर आपको नजर नहीं आएगा। चीजें ढहढहा जाएंगी। और जिस लिहाज से राजनाथ सिंह ने भी पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर आवाज उठाई है, ये एक मैसेज है दिल्ली और पंजाब को लेकर या आम आदमी पार्टी को लेकर। यहां आम आदमी पार्टी को मजबूत अगर होना था तो विपक्ष के साथ खड़े होकर हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। लेकिन विपक्ष को बंदूक की नोक पर रखकर अपने साथ लाने की सोच और 2024 के सामने खुद की अस्तित्व के सवाल को खड़ा करना, शायद ये
इसको क्या कहें, राजनीतिक तौर पर अपरिपक्वता है, मैच्योरिटी का ना होना है। तो कहीं पहला संकट यह है, इस दिशा में क्या दोनों राज्य की परिस्थिति डामाडोल हो जाएगी। दूसरी परिस्थिति यह है कि जिस लिहाज से ये आगे बढ़े उसमें क्या इन्होंने प्रयास किया कि नवीन पटनायक के पास जाएं, जगन रेड्डी के पास जाएं, चंद्रबाबू नायडू के पास जाएं, एआईडीएमके के पास जाएं, क्योंकि आप तो अलग थलग होकर खड़े हैं, तो इनके पास क्यों नहीं आपके मूवमेंट हुए। यानी राजनीतिक तौर पर हम कहां पर खड़े हैं ये शायद हमें पता नहीं है। और इसीलिए जो तीसरा हिस्सा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी राजनीतिक दल का उत्थान और उत्पत्ति के बाद उसकी रफ्तार 10 बरस में किसी को मिली तो वह आम आदमी पार्टी है। और 10 बरस के बाद उसकी राजनीतिक अपरिपक्वता ने उसको अगर ढलाओं पे लाकर खड़ा कर दिया है तो वह आम आदमी पार्टी है। यह परिस्थिति शायद बहुत घातक है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि राजनीतिक तौर पर बहती हुई हवा को हर कोई भांप रहा है। यूं ही सब कांग्रेस के साथ नहीं खड़े हैं और यूं ही कांग्रेस को अगुवाई करने की दिशा में हर कोई नहीं बढ़ रहा है। राजनीतिक तौर पर सब ने दो दो हाथ किए, सब ने खारिज किया, लेकिन मौजूदा वक्त के हालात कुछ और हो चले हैं और शायद यहीं पर केजरीवाल फंस गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।